नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज का टॉपिक है समाजवाद। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोडेड हो चुका है, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें TGT, PGT, LT, MP वर्ग 1, 2 और ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स जो हैं इनका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कवर किया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आपको पता हो कि NCERT के क्वेश्चंस भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं जो है वीडियोज़ प्रैक्टिस लाती रहती हूँ, प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ उसका भी, और प्लस कोर्स की वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो नहीं है उन्हें मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप वहाँ से भी अपना कोर्स के नोट्स बना सकते हैं। चलते देखते आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संशोधनवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राम्सी को, स्टुअर्ट बर्नस्टाइन को, या सिडनी ओलिवर को, या ग्राहम वालेस को। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है, इन्हें संशोधनवाद का जनक कहा जाता है। वैसे संशोधनवादी विचारक के रूप में ग्राम्सी का भी नाम आता है। ग्राम्सी का संशोधनवादी विचारक के रूप में ग्राम्सी का भी नाम आता है। इन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन किया था, तो संशोधनवादी विचारक के रूप में इनको जाना जाता है और 20वीं शताब्दी में इन्होंने किया था। और जॉन स्टुअर्ट, जो ये स्टुअर्ट बर्नस्टाइन हैं, इन्होंने भी 20वीं शताब्दी में संशोधन किए, लेकिन इनको संशोधनवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें जनक की पदवी मिली है, संशोधनवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है मार्क्सवाद में काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए थे, चेंजेस किए थे और कई सारी चीज़ों का खंडन भी किया था। तो संशोधनवाद का जनक स्टुअर्ट बर्नस्टाइन को बोला जाता है। जबकि सिडनी ओलिवर और ग्राहम वालेस, ये दोनों क्या हैं? सिडनी ओलिवर और ग्राहम वालेस फेबियनवाद के समर्थक हैं। फेबियनवाद के समर्थक हैं ये दोनों। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है, इन्हें संशोधनवाद का जनक कहा जाता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, राज्य समाजवाद कहाँ विकसित हुआ? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, उपर्युक्त कोई नहीं। तो राज्य समाजवाद का दूसरा नाम क्या है? राज्य समाजवाद का दूसरा नाम है जर्मन समाजवाद और ये जर्मनी में विकसित होता है। इसके जनक की बात करें, अगर हम इसके जनक की बात करते हैं तो जनक कौन है? ये हर्नी डेट रासाल इसके जनक कहे जाते हैं। और इसका जो है जर्मनी में ये जो है विचारधारा विकसित होती है। राज्य समाजवाद कह लें या इसको जर्मन समाजवाद भी आप कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेबियनवाद के जनक कौन है? ऑप्शन है सिडनी ओलिवर, सिडनी वेब, या क्लीमेंट एटली, या फिर पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो सिडनी वेब हैं, ये क्या है कि ये फेबियनवाद के जनक माने जाते हैं। और सिडनी ओलिवर, क्लीमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, ये सभी क्या हैं? ये सभी समर्थक हैं। जो ये सभी हैं क्या हैं? ये समर्थक हैं। अगर इसमें हम और नाम जोड़ें तो एनी बेसेंट हो जाती हैं, एनी बेसेंट, और आ जाते हैं आपके ये जो है क्लीमेंट एटली हो गया है। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शाह आ जाएंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ये हो जाते हैं। तो ये सब जो हैं इसके GTH कोल भी इसके माने जाते हैं, फेबियन सोसाइटी के समर्थक माने जाते हैं। तो ये सभी जो हैं इसके हो जाएंगे समर्थक।
और ये सिडनी वेब हैं, इसके जनक हो जाएंगे। इसमें आप ग्राहम वॉलेस को भी रख सकते हैं, ये भी हैं इसी के, ग्राहम वॉलेस, ये भी इसी के समर्थक हैं। फेबियनवाद के समर्थक हैं, तो फेबियनवाद के समर्थक ये ग्राहम वॉलेस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, क्लीमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, सिडनी ओलिवर, ये सभी जो हैं फेबियनवाद के समर्थक हैं, जबकि जनक हैं सिडनी वेब। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फेबियनवाद का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है पोडमोर ने, क्विंस फोवियस ने, या क्लीमेंट एटली ने, या एनी बेसेंट ने। तो फेबियनवाद का सुझाव पोडमोर के द्वारा दिया जाता है। ये आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। जबकि ये फेबियनवाद जो सोसाइटी है इसका नाम किस पे पड़ा है? जो ये इंग्लैंड के सेनापति क्विंस फोवियस के नाम पर पड़ा है। इनके नाम पर ये पड़ा है। क्विंस फोवियस ये क्या थे? इंग्लैंड के सेनापति, इंग्लैंड के सेनापति थे ये। इनके नाम पर इस सोसाइटी का नाम पड़ा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, जब हो जाएगा। और क्विंस फोवियस के नाम पर जो कि इंग्लैंड के सेनापति थे, इनके नाम पर इस फेबियनवाद का नाम पड़ता है, सुझाव दिया जाता है। और क्लीमेंट एटली और एनी बेसेंट इसके समर्थक हो जाते हैं दोनों। देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद के जनक कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, या नेहरू, या राम मनोहर लोहिया। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसके जनक जो हैं नेहरू हैं, और इसके जनक जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और इसका अगर हम करें इसका विकास कहाँ पर होता है, तो विकास होता है भारत में। यानी कि ये विचारधारा जो है लोकतांत्रिक समाजवाद भारत की विचारधारा है, इसका विकास भारत में होता है। ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है श्रमिक संघवाद विचारधारा का विकास कहाँ हुआ? जो श्रमिक संघवाद है इसका जो ये विचारधारा है इसका विकास कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, फ्रांस में, या अमेरिका में, या इटली में। तो श्रमिक संघवाद जो है इसका फ्रांस में विकास होता है। और श्रमिक संघवाद जो है श्रमिकों की विचारधारा मानी जाती है। श्रमिकों की विचारधारा श्रमिकों की विचारधारा मानी जाती है। श्रमिक संघवाद की इंग्लिश क्या होती है? सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जो कि ये फ्रांस के सिंडिकेट वर्ड से निकला हुआ है। सिंडिकेट का होता है कि श्रमिकों का समूह, ये सिंडिकेट वर्ड से आता है। सिंडिकेट वर्ड इसका मतलब क्या होता है? श्रमिकों का समूह। श्रमिकों का समूह इसका मतलब होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। श्रमिक संघवाद विचारधारा का विकास फ्रांस में होता है। सिंडिकेट का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग, या एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोग, या विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग, या उपर्युक्त सभी। तो सिंडिकेट का अर्थ होता है एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग, ये सिंडिकेट का अर्थ होता है। जबकि एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोगों को क्या कहा जाता है? ब्रुश। ये ब्रुश के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक संगठन है, तो ये ब्रुश में आते हैं कि एक क्षेत्र में लोग रहेंगे लेकिन वो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित होंगे, तो वो ब्रुश में आ जाएंगे। लेकिन एक क्षेत्र एक ही व्यवसाय, ये सिंडिकेट में आ जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी समाजवाद के जनक कौन है? चार्ल्स थियोडोर, जॉर्ज सोरेल, या GDH कोल, या सिडनी वेब। तो श्रेणी समाजवाद के जनक GDH कोल होंगे इसके जनक। जबकि अगर हम देखते हैं चार्ल्स थियोडोर, तो ये क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल के जनक माने जाते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल
जो विचारधारा है उसके ये जनक हैं। अगर हम जॉर्ज सोरेल की बात करते हैं तो ये श्रमिक संघवाद के जनक हैं, श्रमिक संघवाद के जनक हैं। और अगर हम सिडनी वेब की बात करते हैं तो ये फेबियनवाद के जनक हैं, फेबियनवाद के जनक हैं। देखते हैं तो ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। GDH कोल जो हैं श्रेणी समाजवाद के जनक माने जाते हैं। आर्थिक संसद की वकालत किसने की? ऑप्शन है कोल ने, GDH कोल ने, या एडम स्मिथ ने, या JS मिल ने, या सिडनी वेब ने। तो जो आर्थिक संसद की वकालत करने वाले GDH कोल महोदय हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है बोला था कि आर्थिक संसद जो है राजनीतिक संसद के साथ साथ आर्थिक संसद भी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। और किस में बोला था? अपनी बुक जो है सेल्फ गवर्नमेंट में ये बात बोली थी कि आर्थिक संसद भी होनी चाहिए। राजनीतिक, जैसे राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक संसद में जो है उठाए जाते हैं, वैसे आर्थिक मुद्दे आर्थिक संसद में उठाए जाने चाहिए। एक आर्थिक संसद की वकालत इन्होंने की थी। एडम स्मिथ की जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है। राज्य की हस्तक्षेप नीति का इसमें समर्थन किया है, राज्य की हस्तक्षेप नीति का इसी में इन्होंने समर्थन किया है। और मिल की जो है पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनकी बुक की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड सिडनी वेब की अगर हम बात करते हैं तो सिडनी वेब क्या है? सिडनी वेब हैं फेबियनवाद के जनक हो जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10th कह रहा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, या ग्रीन, या पैथिक लॉरेंस, या GDH कोल। तो जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक जो इनको GDH कोल को कहा जाता है, और इन्होंने ही व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का इन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवसाय के उसमें काफ़ी चीज़ें, इन्होंने काफ़ी अपने विचार दिए थे, जैसे कि आर्थिक संसद होनी चाहिए। तो व्यवसाय के बारे में इन्होंने काफ़ी स्टडी की थी और काफ़ी सारे अपने विचार दिए थे, इसलिए इन्हें व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने व्यवसाय का जो है प्रतिनिधि के रूप में एक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इनको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। एडम स्मिथ जो हैं ये इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन है। TH ग्रीन है सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और पैथिक लॉरेंस क्या है? फेबियनवाद के समर्थक हो जाते हैं। संपन्न वर्गधारा की अवधारणा को किसने विकसित किया? कार्ल मार्क्स ने, ट्राटस्की ने, लेनिन ने, या कार्ल पॉपर ने। तो संपन्न सर्वहारा की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा जो है इस अवधारणा को विकसित किया गया है, जबकि ट्राटस्की ने एक देश में निरंतर क्रांति का नारा दिया है। निरंतर क्रांति का नारा दिया है। और लेनिन की बुक की बात करें स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इनकी बुक है। और कार्ल पॉपर कहते हैं कि मार्क्स खुले समाजवाद का दुश्मन है, ऐसा कार्ल पॉपर का मानना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है? एक व्यक्ति एक मत का, एक व्यक्ति बहुत मत का, गुणित मतदान का, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। तो श्रेणी समाजवाद जो है एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवादी राज्य बल देता है, किस पर बल देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, पूंजी के केंद्रीकरण पर, या आर्थिक सुरक्षा पर, या राजनीतिक स्वतंत्रता पर। तो जो समाजवादी राज्य होता है
वो आर्थिक सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा बल देता है, आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि समाजवादी राज्य आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तो बल देता ही नहीं है। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, ये किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं, ऑप्शन आपके सामने है, राम मनोहर लोहिया, नेहरू, जेपी, माओ। तो ये कहने वाले हैं राम मनोहर लोहिया। इन्होंने जो है कहा था कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, जबकि नेहरू क्या, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद के ये जनक हैं, ये जनक हैं। और जेपी ने क्या किया था? जेपी ने संपूर्ण क्रांति का जो है नारा दिया था। और माओ ने चीन में क्रांति लाई थी 1949 में, माओ के द्वारा चीन में क्रांति लाई गई थी। तो ये माओ द्वारा क्रांति कब लाई थी? ये 1949, चीन की क्रांति, चीनी क्रांति इनकी अगुवाई में था, ये लीड कर रहे थे। और जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति, क्रांति। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुशासन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? GDH कोल द्वारा, मार्क्स द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा या लेनिन के द्वारा? तो सुशासन पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये GDH कोल के द्वारा लिखी गई है। इसी पुस्तक में इन्होंने आर्थिक संसद का जो है क्या है विचार रखा था कि आर्थिक संसद होनी चाहिए, आर्थिक संसद की वकालत की थी इसी बुक में। सेल्फ गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं या फिर सुशासन, हिंदी में इसको सुशासन भी बोल सकते हैं। GDH कोल द्वारा लिखी गई है ये। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है? मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, स्टालिन द्वारा, ट्रॉट्स्की द्वारा? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ये लिखे कब जाती है? 1848 में आती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें जो है वर्ग संघर्ष को दिखाया है, पूंजीवादी और जो ये श्रमिक हैं, सब मजदूरों के बीच, पूंजीवाद और मजदूरों के बीच जो वर्ग संघर्ष है, तो वर्ग संघर्ष के बारे में इसमें बात की गई है। वर्ग संघर्ष के बारे में इसमें विचार दिए गए हैं। और 1848 को आई है ये। लेनिन है, लेनिन ने क्या किया था? ये जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं, जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं। और जनवादी लोकतंत्र को कैसे केंद्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम अगर देखें तो इसे केंद्रवाद कहा जाता है। स्टालिन ने क्या किया था? एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। और ट्रॉट्स्की ने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्सवाद को खुले समाज का दुश्मन किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल पॉपर, वाहन, पेरेंटो, मोस्का। तो मार्क्सवाद का खुले समाज का दुश्मन कार्ल पॉपर ने कहा है। कार्ल पॉपर ने कहा है कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 17, यूरो साम्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है एनरिको वर्लिगर ने, या कार्ल जास्पर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या कार्ल पॉपर ने। तो यूरो साम्यवाद है, इस शब्द का प्रयोग एनरिको वर्लिगर ने सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबियनवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, सीमित कार्य देना चाहते हैं, या जो है सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, या असीमित शक्तियां देना चाहते हैं। तो जो फेबियन समाजवाद है ये क्या करता है कि सरकार को, राज्य को सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है फेबियन समाजवाद।
कॉमनवेल्थ के रूप में राज्य को स्थापित करना चाहता है। ये राज्य को नष्ट नहीं करना चाहता है और ना ही राज्य को असीमित शक्तियाँ दे करके व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करे, ऐसा भी नहीं करना चाहता। ये सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है फेबियनवाद जो है राज्य को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है फेबियनवादी समर्थन करते हैं किसका? इतिहास की भौतिक व्याख्या का, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का, या व्यक्तिगत स्वामित्व की, या फिर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। किसकी जो है ये समर्थन करते हैं? तो जो फेबियनवादी हैं ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इन्होंने जो मार्क्स के द्वारा दिए गए बहुत सारे विचारों का खंडन किया है और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने जो इतिहास की भौतिक व्याख्या है इसका भी खंडन कर दिया है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को इसका भी खंडन कर दिया है, और जो व्यक्तिगत स्वामित्व ये तो खैर मार्क्स ने दिया ही नहीं था, तो लेकिन ये इसको भी नहीं मानते हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व को भी नहीं मानते हैं, और ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को मानते हैं। और ये क्योंकि ये राज्य को क्या कॉमनवेल्थ की तरह स्थापित करना चाहते हैं, तो स्वामित्व तो राज्य का ही रहेगा, व्यक्तिगत स्वामित्व का भी ये नहीं मानते हैं। तो इन्होंने इन दोनों का खंडन किया था और इसको ये मानते नहीं है क्योंकि ये राज्य को कॉमनवेल्थ की तरह स्थापित करना चाहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकतांत्रिक समाजवाद समर्थन करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, लोक कल्याणकारी राज्य का, गरीबों के कल्याण का, या उपर्युक्त सभी। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये सभी जो दिए गए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी समर्थन करता है, लोक कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन करता है, गरीबों के कल्याण के लिए पॉलिसी लाना चाहता है उसका भी ये समर्थन करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि जो भी यहाँ दिया गया उन सभी का समर्थन लोकतांत्रिक समाजवाद करता है। यदि हम लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण करना, गरीबों का अधिकाधिक कल्याण, ये इसका उद्देश्य है। और जो अगर क्रांति वगैरह करते, गरीबों का कल्याण करते समय क्रांति और हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके को अपनाया जाए, ये इस पे जोर देता है कि शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों को अपनाया जाए, संवैधानिक तरीकों को अपनाया जाए, ये इसका जो है समर्थन करता है। और उद्देश्य क्या है? गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण करना। जो इसमें 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 1976 में जो हमारा ये 42वां संशोधन हुआ था, इसमें क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका ये उद्देश्य है, इस तरीके से जो है कल्याण करना चाहिए। और जो ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन समाजवाद मानता है कि लोगों को क्रांति करनी चाहिए। ऑप्शन है, क्या मानता है जर्मन समाजवाद? या राजनीतिक बनना चाहिए, या असंवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो जो जर्मन समाजवाद है ये मानता है कि लोगों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीतिक बनना चाहिए और अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि राजनीति में आकर के, सत्ता में आकर के अपने लोगों को हितों की रक्षा करनी चाहिए। और ये कहता है कि संवैधानिक तरीके द्वारा, संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए, ऐसा संवैधानिक तरीके ये अपनाना चाहिए, संवैधानिक तरीकों के द्वारा वो जो है अपने हितों का रक्षा करे। और
ये क्रांति वगैरह इन सब चीज़ों के अपोजिट में है। जर्मन समाजवाद नहीं मानता है ऐसा कि क्रांति लोगों को करनी चाहिए, ऐसा नहीं मानता है। वो संवैधानिक तरीके से और राजनीति में इन्वॉल्वमेंट करके अपना और सत्ता में भागीदारी करके अपने लोगों के, अपने वर्ग के हितों का जो है सबको क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि राजनीति में इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, भागीदारी की बात करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद को कौन सी अवधारणा में मूल्यों के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है। तो समाजवाद की कौन सी अवधारणा, यानी कि कौन सी, जो इसका डिपार्ट है समाजवाद में बहुत सारे ये क्या हैं, बहुत सारे ये लाइन हैं, लेंथ इनकी समाजवाद की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे कि यूटोपियन हो गया, श्रमिक संघवाद हो गया, विकासात्मक हो गया, क्रांतिकारी हो गया और ये श्रेणी समाजवाद हो गया। तो बहुत सारे हैं इनकी जो है। तो इसमें कौन सी अवधारणा जो है मानती है कि मूल्यों के सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत में विश्वास करती, कौन सी अवधारणा? तो कौन सा है? श्रमिक संघवाद है, राज्य समाजवाद है, या फेबियन समाजवाद है, या जर्मन समाजवाद है। तो मूल्यों के सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत जो है ये किसमें? फेबियन समाजवाद मानता है। फेबियन समाजवाद मानता है। इसको अगर आप देखेंगे तो अभी इसको मैंने यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया था कि जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का ये जो मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसमें कि मार्क्स ने बताया है कि जो श्रमिकों के श्रम से अतिरिक्त फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं और श्रमिकों को नहीं देते हैं, जबकि वो उनकी ही श्रम का प्रॉफिट है। तो और ये अतिरिक्त मूल्य, यानी कि किसी चीज़ के बनने में लागत अगर 10 रुपये लगी है और 20 रुपये वो की बिक रही है, तो जो 10 रुपये का ये गैप होता है, इसी को लागत और प्रॉफिट के बीच में जो गैप आता है, इसी को अतिरिक्त मूल्य बोलते हैं। तो इसको जो है ये फेबियन समाजवादी भी ये मानते हैं कि नहीं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सही है। पूंजीवादी रख रहे हैं जो श्रमिकों का पैसा अतिरिक्त मूल्य को अकेले ही रखते हैं, बांट के नहीं लेते हैं। तो ऐसा ये भी मानते हैं। उसी पर इन्होंने है मूल्यों के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में ये विश्वास करते हैं। तो उसी का एक ये थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन दोनों का सेम ही, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। फेबियन समाजवाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद निकटस्थ है सकारात्मक उदारवाद के, या राष्ट्रीय समाजवाद के, या श्रमिक संघवाद के, या राज्य समाजवाद के। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये सकारात्मक उदारवाद का निकटस्थ है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद में जो है गरीबों की हित की बात की जाती है, और सकारात्मक उदारवाद है इसमें भी वही बातें की जाती हैं। तो लगभग वही बातें की जाती हैं, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के निकटस्थ है जो है सकारात्मक उदारवाद के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है, ऐसा किसने कहा? ये कथन है, किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल पॉपर ने, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, या माओ ने। तो जो है ये कहा गया है लेनिन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लेनिन कहते हैं कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है, जबकि कार्ल मार्क्स जो हैं, जबकि माओ कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। और राजनीति में शक्ति को इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। माओ ने राजनीतिक शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है, तो इन्होंने, माओ का कथन हो जाता है, ये फेमस कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। जबकि कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो है मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हे विश्व के मजदूरों,
सब आओ एक हो जाओ और खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए संसार पड़ा है। और दूसरा फिर ये कहते हैं, इनका एक और स्टेटमेंट है कि जो है मज़दूरों का कोई देश नहीं होता। एक और सेंटेंस है, धर्म अफीम की गोली है। ये सभी इनके काफ़ी फेमस सेंटेंस हैं कार्ल मार्क्स के। तो ये आपका लेनिन के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। ये ऑप्शन ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये जो कथन ऊपर कहा गया है, विचार दिया गया है, विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। ऑप्शन है लेनिन, माओ, मार्क्स या ग्राम्सी। तो जो ये विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है, ये लेनिन के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि लेनिन मानते हैं कि जो है विचारधारा प्रभावित करती हैं, लोगों को प्रभावित करती है, इसलिए क्रांति में विचारधारा का महत्व होता है। और इसी विचारधारा पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। इसी विचारधारा के चलते एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषित करता है। तो विचारधारा जो विचार का है इन्होंने महत्व दिया है। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो है भौतिक स्थितियां ही सब कुछ होती हैं। ये भौतिक स्थिति जो भौतिक स्थिति है ये इसी को कहते हैं कि यही सब कुछ है, और इसी के कारण क्रांति होती है, इसी के कारण वर्ग संघर्ष होता है, क्लासेस होती हैं। ये सब कुछ भौतिक स्थिति को ही मानते हैं। और जबकि माओ क्या कहते हैं, माओ शक्ति को महत्व देते हैं। और इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति थी तो उसका भी इन्होंने क्या किया था, सांस्कृतिक क्रांति को इन्होंने बोला था कि ये सांस्कृतिक क्रांति भी होनी चाहिए। इसका भी इन्होंने ये विचार दिया था सांस्कृतिक क्रांति का, क्योंकि ये कहते हैं कि बिना सांस्कृतिक क्रांति के पूर्णतः क्रांति नहीं हो सकती, क्रांति को संपूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने दिया था सांस्कृतिक क्रांति का इन्होंने समर्थन किया था माओ ने। जबकि ग्राम्सी है तो ग्राम्सी के अनुसार बल, बुद्धि और विचारधारा, बल, बुद्धि और विचारधारा, इनका जो है बहुत रोल होता है समाज में। और इन्होंने जो है राज्य को जो है आधार अधिसंरचना में बांटा था। अधिसंरचना में दो वर्ग करते हैं, जिसमें वैधतामूलक और दूसरी क्या होती है, बलमूलक होती है। बलमूलक में इन्होंने किया था कि सेना और पुलिस को रखा था। वैधतामूलक जो संरचना थी उसमें इन्होंने स्कूल, चर्च और परिवार ये रखे थे। तो इसमें स्कूल, चर्च, परिवार को ही इन्होंने सबसे बोला कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं के चलते जो ये स्कूल, चर्च, परिवार हैं, इन्हीं के चलते एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषित करता है, और एक वर्ग जो है ज़्यादा प्रतिष्ठित बन जाता है जबकि दूसरे वर्ग उतना प्रतिष्ठित नहीं बन जाता है। तो इन्होंने बलबुद्ध विचारधारा को बहुत महत्व दिया था। सिर्फ विचारधारा की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, इनकी जो इनके विचार हैं वो डेप्थ में जाके पढ़ने होते हैं, तब हम क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाते हैं। तो लेनिन क्या है, लेनिन सिर्फ विचारधारा की बात करते हैं, जबकि ग्राम्सी बलबुद्ध विचारधारा की बात करते हैं। तो अगर इन दोनों को आता है, सिर्फ विचार की बात हो रही है तो लेनिन हो जाएगा, और बलबुद्ध विचारधारा की बात हो रही है तो ग्राम्सी हो जाएंगे, और भौतिक स्थितियों को अगर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो मार्क्स हो जाएंगे। तो ये जब इनकी थ्योरी पढ़ो, इनके बारे में डेप्थ में जाकर के पढ़ते हैं, तब ये छोटे छोटे डिफरेंसेस कर पाते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में ये बहुत काम आते हैं। हमको क्लैरिटी देते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन लिए थे और 25वां क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और सक्सेस के करीब जाते रहें। धन्यवाद।